नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों के फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे एक एक प्रश्न को। तो आप इसे पूरा जरूर देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगा। यहाँ देखिए 44 से 45 गया प्लस 1 गया, 45 से 43 हुआ -2 गया, 43 से क्या है 129 गया यानी गुना 3 हुआ, और 129 से 133 गया फिर से +4 हुआ, और 133 से 128 गया -5 हुआ। अब क्या होगा, क्योंकि एक बार +1 -2 गुना 3 हुआ +4 हुआ अभी -5, अब क्या होगा तो 128 से गुना 6 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 768, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अब कौन से समीकरण इसमें से चिन्ह को बदलेंगे तो यह समीकरण पूरा हो जाएगा। तो अगर हम विकल्प डी के अनुसार चिन्हों को परस्पर बदलते हैं, यानी 65 जो है वो भागा 13 गुना 8 -39 प्लस 105 करते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये 106 के बराबर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ए गला। नाक, कान और आँख जो है ये सभी शरीर के ज्ञानेंद्रियां हैं, गला इनमें से भिन्न है। एक समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय के संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा संबंध है। 3 7 58 है, तो 3 के अगर स्क्वायर करते हैं प्लस 7 के स्क्वायर करते हैं तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 7 के 49 जोड़कर 58 हो रहा है। यानी हमारे पास आ रहा है पहला के स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर जोड़ के करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 3 9 और 2 दूनी 4 9 4 13 आ जा रहा है। आंसर हमारे पास हो जा रहा है बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पुरुष, फार्मासिस्ट और भाई। तो सबसे पहले तो अगर जो भाई होगा, क्या होगा, भाई होगा वो तो पुरुष होगा ही होगा, पुरुष होगा ही होगा। और फार्मासिस्ट में या तो भाई भी फार्मासिस्ट हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है। तो हमारे पास हो जाएगा एक ये जो क्या फार्मासिस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। उक्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुप्रयोग कई है। एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित होती है, और चुंबकीय प्रवाह मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जल परिवहन का सही वर्णन करता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो सही वर्णन कौन करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, सही है। Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है, ये भी सही है। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये सही है। तो दी गई अभिक्रिया के अनुसार HCl का Cl में ऑक्सीकरण जो है वो कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है। 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो गाड़ी पर लग रहे औसत मंदन बल का मान क्या हो जाएगा। अब गाड़ी का जो हमारे पास द्रव्यमान है वो कितना है, 3000 kg है। वेग यू कितना है प्रारंभिक, तो 36 किलोमीटर बराबर है, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग भी कितना है, तो वो है 27 किलोमीटर बराबर, ये हो जाएगा कितना 7.5 मीटर पर सेकंड। कैसे हो जा रहा है, 5/18 से गुना कर रहे हैं। टी जो हमारे पास लग रहा है कितना, 30 सेकंड लग रहा है। तो त्वरण ए बराबर किया हो जाएगा v - u/t, यानी 7.5 - 10/30
30 माइनस 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में है, यही जो हमारा लग रहा है वो मंदन बल लग रहा है। तो F बराबर हो जाएगा क्या, MA हो जाएगा, यानी 3000 गुना 1/12 माइनस में होगा, आंसर आ जाएगा कितना 250 न्यूटन। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कब्जा संधि। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कब्जा संधि होता है। यह हिंज ज्वाइंट भी कहलाता है। घुटने, कुहनी तथा अंगुली के पोरों की संधियाँ इससे बनती है। गैसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। निम्नलिखित में कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैकेलाइट। बैकेलाइट ताप पर दृढ़ प्लास्टिक है। बैकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है वो उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार कठोर होने पर पुनः पिघलाया नहीं जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर और कठोर हो जाता है, इसलिए इसका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार कठोर होने पर पुनः पिघलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रम, 5400 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण खाली स्थान होगा। सही आंसर हो जाएगा बी, 45,000 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक होगा। प्रकाश का विचलन कोण जो डी होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ होता है। 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। हटाई गई संख्या का ज्ञात कीजिए। तो हटाई गई संख्या बराबर हो जाएगा 24 + 8 - 1 गुना 2, यानी 24 + 14 बराबर कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा। या इस तरह भी बना सकते हैं कि 8 गुना 24 - x बराबर 7 गुना 22 कर दीजिए, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 38 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एलसीएम ले लेना है किसका, 5, 6 और 7 के, और वो के फैक्टर में होगा, और शेष कितना करा है प्रत्येक स्थिति में 4। यही हमारा निकल कर आएगा, जहाँ के बराबर 1, 2, 3। अब 5, 6 और 7 के अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 का 42। अब 42 बचे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 210 के प्लस 4 हो जाएगा। अगर के का मान मतलब 1 रखते हैं तो हो जाएगा 210 गुना 1 + 4 यानी 214, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 214 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2 + 3 - 5 गुना 1/3 का 15 माइनस मंझोली कोष्ठ 75 भागा छोटी कोष्ठ 28 - 3 का मान क्या होगा। तो इसे बोर्ड मास से हल कीजिएगा। आइए यहाँ पर हल करते हैं। यह हो जाएगा 1/2 + 3 - 5 गुना 5 -75 भागा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 + 3 - 25 - 3 हो जाएगा, यानी 1/2 - 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास को कितना हो जाएगा 1 - 50/2 - 49/2 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यदि 2 और -3 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग, क्या होता है मूलों का योग गुना x प्लस होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यानी होगा x² माइनस 2 + -3 इंटू x प्लस 2 इंटू -3 = 0। तो जब इसे और सॉल्व करेंगे तो x² + x - 6 = 0 आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x² + x - 6 = 0। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सही प्रयोगसिद्ध संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। क्या होता है 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया था,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था। कहाँ किया गया था? एक चेन्नई में किया गया था, और एक किया गया था मदुरई में, और एक किया गया था कोयम्बटूर में, और एक जो किया गया था वो त्रिची में। तो 4 शहरों में आयोजित किया गया था। फरवरी 2024 में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय मणिकराव खानविलकर। फरवरी 2024 में भारत के नए लोकपाल के रूप में अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे। लोकपाल पद का प्रावधान भारत में स्वीडन से लिया गया है। कहाँ से? स्वीडन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है। अगला है, एक कूट भाषा में बुफैलो को इस तरह लिखा जाता है, चीता को इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह लियोपर्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह लिखा गया है। BUFFALO है, और ये है RIDCIRE है। यहाँ देखिए कि अगर B से E गया है, कहाँ B से E गया है तो +3 है, U से R गया है, U से R गया है इसमें -3 किया गया है, F से I गया है तो +3, F से C गया है तो -3 किया गया है। इसी तरह +3 -3 का एक सीरीज किया गया है, तिरछे में ये होगा +3, और L से ये क्या होगा -3, और O से ये गया है तो ये +3 है। उसी तरह अगर हम लियोपर्ड को देखेंगे तो हमारे पास L से लास्ट में आएगा वो कितना +3 से, तो ये हो जाएगा O। E से -3 जाएगा तो हमारे पास क्या होगा B हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा O से +3 जाएगा तो क्या होगा R होगा। इसी 3 से हमारे पास आंसर मिल रहा है, कौन हो रहा है? तो वो हो रहा है ऑप्शन C। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B। 23 नंबर फिगर वाला है, तो असंगत आकृति का चयन कीजिए, कौन सा होगा? ये होगा D, 3rd नंबर वाला। अगला है, उस आकृति चुने जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अगर यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ई इधर से होगा और डी होगा, ये यू होगा, इस तरह होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथियों की सूजन। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण थायराइड ग्रंथियों के सूजन है। थायराइड ग्रंथियों को सूजने के कारण घेघा या गलकंडा रोग हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अधिकांशतः गलकंडा बीमारी होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। क्षारीय धातुएं जो अल्कली मेटल्स है इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। इस ब्लॉक के 1A वर्ग में तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु को प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होती है तो आवर्धन क्या होगा यदि समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है? तो यहाँ पर फोकस जो m बराबर होगा वो क्या होगा D/F। यहाँ पर D जो दिया हुआ है 25 है और F 10 है, तो m बराबर हो जाएगा 2.5। आंसर होगा B। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा B, पोटेंशियोमीटर को। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संचित करने के लिए। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण मापने वाला यंत्र। और जिन्कोग्राफ जो है वो जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में काला क्यों हो जाता है? आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण होता है। अगर 2AgCl है वो हो जाता है 2Ag + 2Cl- हो जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म को घोलने के लिए सोडियम थायोसल्फेट विलयन यानी हाइपोविलयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 0.001 MSCl विलयन का pH मान क्या होगा? तो pH बराबर हमारे पास फार्मूला होता है -log H+ होता है। ये हो जाएगा -log 0.001 यानी
log 10 के पावर -3, तो ये हो जाएगा -3 log 10 के पावर 10, तो ये हमारे हो जाएगा प्लस में आ जाएगा ये 3, log 10 बेस है और 10 है तो 1 हो जाता है मान। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। पीएच स्केल पर 0 से 14 अंकित रहता है, 7 से कम पर अम्लीय और 7 से अधिक विलयन क्षारीय होता है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग, ऊर्जा एवं संवेग जो है नियत रहते हैं। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों में बने होते हैं। ये संबंध गलत है। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है और वह वस्तुओं को जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। कोलाइड की बात करते हैं तो इसका गुण है कि कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है और इसका व्यास जो होता है वो 10 के पावर -9 मीटर से लेके 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है। कोलाइड समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में यह विषमांगी होता है। कोलाइड प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन कर देता है। अगला प्रश्न है कि 1/2, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? 1/2 बराबर हो गया 0.5, 3/4 बराबर कितना हो गया 0.75, 4/5 का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा और जो हमारा लास्ट है 5/6 इसका मान हो जाएगा 0.833 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गया? तो 5/6 और सबसे छोटी जो कौन हो गया वो 1/2। इन दोनों का हमें अंतर निकालेंगे तो 2/6 बराबर 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 2016 से 2022 तक एक दुकानदार की दुकान की बिक्री 1000 में प्रदर्शित की गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 2020 में बिक्री 2021 में बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही? तो ये हो जाएगा 450/880 या गुना 100 बराबर हो जाएगा 51.13%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या फार्मूला होता है? तो 4πr² होता है। मान रख दीजिए 4 गुना 22/7 क्या होगा 22/7 और गुना 14/2 के होल स्क्वायर यानी 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि ABCD एक सम चतुर्भुज है, क्या है? तो सम चतुर्भुज है जिसमें कोण ACB बराबर 40 डिग्री है और कोण ADB को हमें ज्ञात करना है। इस तरह का एक सम चतुर्भुज है। अब कर ये यहाँ पर अगर हम A, यहाँ पर B, C, D कर देते हैं, इन दोनों के अगर डायगोनली करते हैं तो ये 40 डिग्री है, ये D है, ये है, ये 40 डिग्री है। तो कोण ADB कितना होगा? ये कोण कितना होगा? तो किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और विकर्ण शीर्ष को समद्विभाजित करता है। तो कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हाफ कोण C प्लस हाफ कोण D बराबर 90 डिग्री। तो हाफ कोण C दिया हुआ है कितना? तो 40 डिग्री और हाफ कोण D बराबर क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री मैंने दोनों को जोड़ के, तो हाफ कोण D बराबर हो जाएगा कितना? 50 डिग्री। तो कोण जो हमारे पास जो होगा ADB बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री, क्योंकि हाफ ही में होगा तो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक हो तो उनका बहुलक उनकी माध्यिका से खाली स्थान अधिक होता है। उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करें। तो माध्य जो हमारे पास है उसे x मान लेते हैं। बहुलक जो हो जाएगा कितना? x प्लस 16.2 क्योंकि अधिक है। तो बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ पर मान रख लीजिए x प्लस 16.2 बराबर 3 गुना
माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य क्या माने हैं, x माने हैं, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 3x प्लस 16.2/3, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, तो हो जाएगा x प्लस 5.4। यदि माध्यिका का बहुलक से अभिष्ट अधिकता है तो x प्लस 16.2 माइनस x माइनस 5.4 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 आध, मतलब माध्यिका का बहुलक से अभिष्ट अधिकता बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 16.2 माइनस x माइनस 5.4, ये घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 10.8। यही आंसर हो जाएगा A 10.8। तिरुवातिर कली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तिरुवातिर कली त्यौहार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में मनाया जाता है। यह पर्व दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना खालिस्तान में की गई थी, आंसर हो जाएगा डी 1952 में किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानोत्तर निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन है कि सभी तालाब जो है वो क्या है, तो सभी तालाब कुंड है, क्या है, कुंड है, और कुछ कुएँ जो है वो तालाब है, कुछ कुएँ जो है ये क्या है, तालाब है। तो ये हो जाएगा कुआँ, अंदर वाला हो जाएगा तालाब, और ये है जो क्या है, कुंड है। अब कह रहा है कुछ तालाब कुएँ नहीं है, गलत है। कुछ कुएँ कुंड है, सही है। सभी कुंड कुएँ हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष जो है सेकेंड निकलता है। अगला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। कह रहा है पी क्यू की बहन है, पी जो है वो क्यू की बहन है और आर की माँ है। किसकी है, आर की माँ है। उसके बाद कह रहा है कि एस जो है डब्लू की बहू है और क्यू की पत्नी है। क्यू की क्या हो जाएगा, पत्नी है कौन, एस, लेकिन बहू है किसकी, डब्लू की। उसके बाद कह रहा है डब्लू की बहू है, इसकी पत्नी है, तो ये जो हो जाएगा क्यू क्या होगा, वो बेटा हो जाएगा और ये बहू हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि डब्लू के पौत्र एम, डब्लू के पौत्र का एम मतलब इसका बेटा होगा, ये बेटा होगा। डब्लू के पौत्र जो है वो एम पी का भतीजा है, क्या हो जाएगा, ये भतीजा हो जाएगा, भतीजा है, पी का भतीजा, और भी का भाई है। किसका है, भी का भाई भी है। एम के बारे में ये कह रहा है। डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं। कौन कौन बच्चे हैं, तो पी और क्यू। पी जहाँ पे क्या है वो लड़की है, और क्यू जो है हम क्या है, लड़का है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू का भी से क्या संबंध है, क्यू का भी से क्या संबंध है। तो एक बेटा एम है, तो एक और ये बेटी है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, पिता का। क्यू का भी से क्या संबंध है, तो ये पिता का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा दाखिला, फिर कॉलेज, फिर कक्षा, फिर सीखना, फिर मूल्यांकन, उसके बाद फिर डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, अर्थ है ऑप्शन सी, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है, दोनों जो है वो प्रभावी है। अगर माता पिता के रुधिर वर्ग ओ है तो बच्चे में हो सकता है ओ, ये जो है संभव हो सकता है ओ, और असंभव जो हो सकता है वो कौन है, तो ए बी। अगर माता पिता का ओ ए है या क्या है ए है तो संभव हो सकता है ओ ए, असंभव हो सकता है कौन, बी ए बी। अगर माता और पिता के ए या बी है तो क्या संभव हो सकता है, ओ ए बी, चारों पॉसिबल हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरह का एक चार्ट बनता है, उसे आप एक बार ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हैलोजन और कार्बन परिवार की समूह संख्याएं क्या है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समूह 17 और समूह 14। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह 17 का और कार्बन समूह 14 का तत्व होता है। समूह संख्या 1 जो होता है वो क्षारीय धातु या लिथियम परिवार का होता है। 2 क्षारीय मृदा धातु या बेरिलियम परिवार का होता है। 3 की बात करते हैं तो स्कैंडियम परिवार का, 4 टाइटेनियम परिवार का और 13 बोरॉन परिवार, 14 कार्बन परिवार, 15 पिक्टोजेंस या नाइट्रोजन परिवार, 16 चाल्कोजेन या ऑक्सीजन परिवार और 17 जो होता है हैलोजन या फ्लोरीन फैमिली होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके प्रकाश केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो इसका निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और बड़ा होगा। उत्तल लेंस को रीडिंग या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। इसका उपयोग मानव नेत्र लेंस में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदृष्टि दोष दूर करने में और टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो CO2 + 2H2 CH3OH हो जाएगा और दूसरा 2Mg + O2 2Mg होता है, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल जो होता है भिन्न होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर और कार्पल्स। एक फूल का प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल्स। पुष्प का मादा अंग जो होता है वो जयांग और पुष्प का नर अंग पुंअंग है। लाल रक्त का प्रकाश कोहरे या धुएं से खाली स्थान पर किरणित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश से अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम होती है कोहरे या धुएं से प्रकिरणित और तरंगदैर्घ्य जो होता है वो औरों से अधिक होती है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकिरणित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तुलना में अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन S बराबर जो होता है 1/, तरंगदैर्घ्य के कितना होता है? पावर 4 होता है। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CrO2 Cl2 में क्रोमियम के एक परमाणु को ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +6 है। किस तरह है? तो अगर Cr को हम x मान लेते हैं x तो +2 × -2 +2 × -1 = 0। x के मान हो जाएगा 6, x जहाँ क्रोमियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है। अगर Mn4 माइनस के निकालना है तो Mn को x मान लीजिए और वो कितना हमारे पास है 4 है, वो इसका -2 होता है और इक्वल टू एक माइनस पे है, ऊपर चिन्ह तो -1 कर देते हैं। अगर चिन्ह नहीं रहेगा तो 0 होगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और निकाल कर देखते हैं, Cr को x मान लेते हैं तो ये x कर लीजिए, x प्लस Cn का ये 6 है और Cn का कितना होता है -1 होता है और 3 माइनस है, ये -3 इक्वल में लिखेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन है, ये गलत है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं है। गैस्ट्रिन एक जठरांत्र हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेरक जो पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्न्याशय के रस और पीत के स्राव को प्रोत्साहित करता है। यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है तो 32 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ 24 × 16 बराबर हो जाएगा कितना 32 × x। x का मान निकाल लीजिए, 24 × 16/32 करके 12 दिन आंसर आ जाएगा। ये MDH = MDH फार्मूला पर ये बनेगा। अगला है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दूध का जो हमारे पास है वो क्या है? तो 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर दूध और पानी के, तो 20 गुना इसमें कितना दूध है 3/10 प्लस 36 × 7 कितना हो जाएगा 15। ये तो हो गया दूध का। इसी तरह अगर हम पानी के निकालते हैं
तो हो जाएगा 20 गुना पानी कितना है 7 बटा कितना 15 और प्लस 36 गुना 5 बटा 7 प्लस 5, ये हो जाएगा पानी के ऊपर 5 ये क्या है और यहाँ पर 7 में जो है वो ये क्या है, क्योंकि दोनों में दूध और पानी के अनुपात करना है और यही अनुपात हो जाएगा। जब इसे और सिंपल सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये सोल्व करके हो जाएगा 6 प्लस 21 हो जाएगा ये सोल्व करके, और ये अनुपात में सोल्व करके हो जाएगा कितना 14 प्लस 15, यानी ये आ जाएगा 27, अनुपात कितना हो जाएगा 29। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5% है, दूसरी ऑफर 20% और 10% है, तीसरी ऑफर है 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर जो है वो सबसे अच्छी है? तो 25 और 15 को अगर हम एकल छूट करते हैं, क्रमिक छूट तो ये है, तो एकल छूट करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5 अब बटा 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 28.75%। दूसरा छूट है 20 और 30 का, तो 10 का, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100, ये आएगा 28% की छूट जब इसे सोल्व कीजिएगा। तीसरा है 15% की छूट, यानी 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15 बटा 100, इसे सोल्व कीजिएगा तो 27.25%। तो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, सबसे ज़्यादा छूट किस में आ रहा है, तो 28.75, तो प्रथम ऑफर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा के पावर स्क्वायर प्लस 1, जहाँ थीटा इक्वल टू नॉट 45 डिग्री के बराबर है, इसे सोल्व करना है। तो आइए इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। साइन थीटा को कर देते हैं कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा कितना कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना के पावर है स्क्वायर है और प्लस 1 है। इसे और थोड़ा सिंपल करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है अगर पूरे फार्मूला याद है तो आपको जो है चुटकी में ये हल हो जाएगा, प्लस 1। इसमें यूज हो कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है कॉस 2 थीटा। यानी जब इसे और करेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसके बाद और करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61 हो तो एक्स वाई प्लस 2z का मान क्या होगा। तो अगर इसे और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखते हैं 4x के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 24x, ये पूरे कर देते हैं, उसके बाद प्लस 3y के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 24y और प्लस 2z के स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 24z इक्वल टू 0। इस तरह आप सिंपल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, इसे तोड़कर ऐसा किया गया है। उसके बाद और इसे सिंपल करेंगे तो 4x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया, और 2z माइनस होगा 2z माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x बराबर आ गया 3/4, y बराबर आ गया -4/3 और z बराबर आ गया 3। अब मान रख दीजिए एक्स वाई प्लस 2z में, तो यानी x का जो मान क्या है 3/4 गुना -4/3 प्लस 2 इंटू 3, बस इसे सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं।
गुरु पंकज चरणदास को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं मोहन महापात्र, केलू चरण महापात्र, मायाधर रावत और कृष्ण बेहरा। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षकों के अधीन महर्षियों द्वारा अभ्यास किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? आंसर हो जाएगा बी, भाग जो है वो 14 में शामिल है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और अधिकतम जो है वो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें ये काउंट करना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा कितना 10। 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 10। 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 10। टोटल जो हमारे पास आ जाएगा 30 त्रिभुज। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 30 है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, हमें ये बताना है। यहाँ पर M से P जा रहा है, वो कितना जा रहा है? +3 जा रहा है। E से H गया, वो जो हमारे पास कितना है? +3 है। उसी तरह P से H गया, +3 है, और P से S गया और H से +3 हमारे पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी में है +3 का बढ़ोतरी हो रहा है। नेक्स्ट है, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है? कथन, कुल अवैध अप्रवासियों 30% बांग्लादेश से है, दूसरा शेष भारत से है। सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। नीचे दिए गए कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कथन है, लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। निष्कर्ष, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। दूसरा, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होगी। आंसर यहाँ इसका हो जाएगा कौन सा? तो बी, केवल निष्कर्ष 1 है जो पालन करता है। एक घड़ी का मिनट सुई कितने डिग्री कवर करता है? उतने ही समय में जिसमें घड़ी का सेकेंड सुई 3240 डिग्री पर होता है। यानी हमारे पास जो है 60 सेकेंड का जो होता है वो कितना होता है? 1 मिनट होता है। अब 3240 सेकेंड के अगर कहा जाए तो 1/60 गुना 3240 यानी 54 डिग्री हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 54 डिग्री। हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DH2 + Br2 2HBr बनता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या अर्थात अभिकारकों की कुल परमाणु इक्वल टू प्रतिफलों का कुल परमाणु रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होता है। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त प्रतिफल का गुण अभिकारकों के गुण से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा ए, 7। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच 7 तत्व मौजूद हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो 8वें तत्व के गुण हैं पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो उत्तल लेंस का भी और अवतल दर्पण का भी। आंसर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी कोशिकाएं क्यों बनाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा किसका समानुपाती होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गति के आयाम के वर्ग का। सरल आवर्त गति कर रहे कण को कुल ऊर्जा गति के आयाम के समानुपाती होता है। 4 तत्व है P, Q, R और S। उनके परमाणु क्रमांक 2, 6, 13 और 18 है। निम्न में से किस युग में समान संयोजकता वाले तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, P और S में। किसमें? P और S में। अगर Q की बात किया जाए, Q की भी बात किया जाए तो कितना है इसकी? तो 6 है, यानी हो जाएगा 2, 4। संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर R की बात करें
तो ये कितना है आर, तो आर है 13। 13 में क्या हो जाएगा ये, तो 13 में है 2 8 3, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एस की बात करते हैं तो एस का कितना है 18 है। अगर इसका देखा जाए तो 2 8 8 है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0। पी की बात करते हैं तो ये 2 है, यानी 2, तो ये हो जाएगा कितना 1s2, यानी 0 संयोजकता। एस और पी का जो है संयोजकता सेम है, 0 है। एक हल्के एवं भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी पिंड का। हल्के एवं भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गति ऊर्जा बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है संवेग के स्क्वायर बटा 2 गुना द्रव्यमान होता है, यानी होता है पी स्क्वायर बटा 2m होता है। और काइनेटिक जो है नियत होने पर पी जो है संवेग जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा वो √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका संवेग उतना ही अधिक होगा, ऑप्शन बी। डीएनए आरएनए में किस खाली स्थान, तो आंसर हो जाएगा बी, शर्करा तथा पायरिमिडीन के स्वरूप में। डीएनए आरएनए से भिन्न शर्करा तथा पायरिमिडीनों के स्वरूप में होता है। अगला है निम्नलिखित तालिका 5 कॉलेजों में 3 विषयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। सभी 5 कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो अभिष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 300 प्लस 350 प्लस 275 प्लस 400 प्लस 275, ये विज्ञान संकाय वाला हो गया। और अगर उसके बाद कह रहा है किसका, वाणिज्य का, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 400 प्लस 325 प्लस 275 प्लस 250, ये हो जाएगा 1600 ऊपर वाला, नीचे 1500, अनुपात आएगा 16:15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल में 6 किलोमीटर पर घंटा की तेज़ी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर पर घंटा से धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। उसकी वास्तविक चाल जो है वो क्या है, तो माना कि जो कुल दूरी है वो क्या है, वो d किलोमीटर है तथा प्रारंभिक चाल x है, तो वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक चाल जो हमारे पास हो जाएगा वो d/x घंटा हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि d/x माइनस d/x प्लस 6 बराबर 30/60, ये समीकरण 1 है। दूसरा में कह रहा है d/x माइनस 4 माइनस d/x बराबर हो जाएगा 30/60, ये समीकरण 2 है। दोनों को जो अगर हम इक्वेट करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो d/x माइनस d/x प्लस 6 बराबर d/x माइनस 4 माइनस d/x। इसे और सॉल्व करेंगे तो d हट जाएगा, x प्लस 6 माइनस x बटा x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 4 बटा कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो यहाँ 2 वर्षों के एकल चक्र ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100, ये हो जाएगा 10.25%। और 3 वर्षों का एकल ब्याज दर क्या हो जाएगा, तो एक 10.25 है प्लस 5 है प्लस 10.25 गुना 5 बटा 100, ये हो जाएगा 15.7625% हो जाएगा। अब 3 वर्षों के एकल साधारण ब्याज दर क्या होगा, तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 15% हो जाएगा। तो अभीष्ट अंतर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभीष्ट अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन गुना 15.7625 माइनस 15 बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 16,000 दिया हुआ है, उसमें से 0.7625 बटा ये हो जाएगा 1,000, तो और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
22। यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह 3/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर और 1/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है। उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो माना कि जो है क्रय मूल्य हम मान लेंगे कितना, 100 मान लेंगे, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य जो हमारे पास हो जाएगा 32% बढ़ा रहा है तो 132 हो जाएगा। अब कुल विक्रय मूल्य निकालना है, कुल विक्रय मूल्य निकालना है, तो 3/5 के 132 पर क्या कर रहा है कि 20% की छूट दे रहा है। अब गुना हो जाएगा कितना, 132 गुना 100 माइनस 20/100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 1/5 गुना 132 गुना 100 माइनस जो शेष बचता है 100 माइनस 40/100 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा, 1/5 पहले कॉमन ले लीजिए, 396 प्लस 105.6 हो जाएगा प्लस 69.2 होगा, यानी ये सोल्व कीजिएगा तो 116.16 होगा। तो लाभ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 116.16 माइनस 100 बराबर 16.16। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16.16/100 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 16.16% ही। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, x/3 प्लस y/5 पे होल क्यूब का विस्तार क्या होगा? इसे आइए तोड़ देते हैं। तो x/3 के होल क्यूब प्लस y/5 के होल क्यूब प्लस 3 इंटू x/3 के होल स्क्वायर इंटू y/5 प्लस 3 इंटू x/3 इंटू y/5 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100³/27 प्लस y³/125 प्लस x² y/15 प्लस x² होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये किस फार्मूला में है? तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² फार्मूला पे तोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा बी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा बी, 1956 से 61 था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय सीमा 1956 से 61 था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय को मॉडल पर आधारित था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था और इसका लक्षित विकास दर था कितना, 4.5%, परंतु वास्तविक वृद्धि दर जो हुआ वो 4.3% हुआ था। सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक खालिस्तान दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा सी, 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। सेकेरनेई नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। सेकेरनेई का त्यौहार फरवरी के महीने में नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेकेरनेई पर्व युद्ध में जाने से पूर्व शुद्धिकरण की विधि विधानों से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सा अंतर्निहित है। युक्ति, सरकार ने विज्ञापन दिए हैं और जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाला भोजन न करें क्योंकि वह अस्वास्थ्यकर होता है। पूर्व धारणाएँ, सरकार सड़क किनारे के दुकानदारों का व्यापार बंद करना चाहती है। दूसरा, सरकार होटल मालिकों को बढ़ाना चाहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो जो है अंतर्निहित है। कथन एवं कार्रवाई का प्रश्न है। कथन है, 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कार्रवाई, 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो 1 या तो 2 का पालन यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट है, 6 खिलाड़ियों फलक बाला रेणु रेखा प्रिया और पल्लवी में से प्रत्येक का वजन जो है अलग अलग है। रेखा का वजन केवल फलक और रेणु से अधिक है लेकिन बाला और प्रिया से कम है। कह रहा है पल्लवी का वजन सबसे अधिक है, प्रिया का वजन बाला से अधिक है और फलक का वजन रेणु से अधिक है। सभी खिलाड़ियों में किसका वजन जो है वो सबसे कम है?
तो पल्लवी का जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, प्रिया का है, के बाद है बाला का है, क्या है, बाला का है, उसके बाद जो है वो रेखा का होगा, उसके बाद फलक का, और जो सबसे कम है वो किसका है, तो रेणु का। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट है 30 क्रिकेटर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमर पंक्ति में दाएं सिरे से 10वें स्थान पे है, दाएं सिरे से अमर जो है वो 10वें स्थान पे, जबकि दिनेश पंक्ति में बाएं सिरे से 5वें स्थान पे है। दिनेश जो है 5वें स्थान पर है। अमर और दिनेश के बीच कितने क्रिकेटर खड़े हैं, यानी हमारे पास हो गया 5 और 10 15 हो गया, और टोटल जो है 30 है। तो आंसर कितना आ जाएगा बीच में, तो ये 15 खिलाड़ी हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ए हो जाएगा। नेत्र लेंस पुतली आइरिस के पीछे होता है। रेटिना दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। एक 5 एम्पियर का फ्यूज अधिकतम 1 वाट सहन कर सकता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध के बराबर आर बराबर होता है P/I²। P जहाँ पर क्या है 1 वाट का है, और I जो कह रहा है 5 एम्पियर का, यानी 5 के स्क्वायर यानी 1/25 और 0.04 ओम का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3:1। Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन का भार का अनुपात 3:1 है। Fe2O3 में ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, तो ये है 48 ग्राम हो जाएगा, कि 16 48। FeO में ऑक्सीजन का भार कितना हो गया, तो 16 ग्राम है। तो दोनों को अगर करेंगे तो 48/16, ये हो गया 3:1। आंसर हो जाएगा बी। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। आंसर हो जाएगा डी, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। रक्तस्राव को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका की सतह पर फैलने की प्रक्रिया को आसंजन कहा जाता है। प्लेटलेट्स लाल रक्त कोशिकाओं के व्यास का लगभग 20% ही होता है। नेक्स्ट है एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि U जो है वो -60 है, V बराबर -20 है, वो भी क्या है, काल्पनिक है। उसके बाद कह रहा है F बराबर हमें क्या होगा। तो आइए लेंस फार्मूला से निकाल देते हैं। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये हो जाएगा 1/-20 और -1/-60। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -2/60। F बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अगर माइनस में है तो लेंस जो होगा वो अवतल होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस उपग्रह को पृथ्वी से महत्तम एवं न्यूनतम दूरी D1 एवं D2 पर वेग क्रमशः V1 एवं V2 है। तो इनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है M1 D1 V1 बराबर M2 V2 D2 होगा। M1 बराबर M2 कोई एक ही उपग्रह है, तो V1 D1 बराबर होगा V2 D2। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, V1/V2 बराबर D1/D2। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, D2/D1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा। उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका कुल जो कोणीय संवेग होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगला है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि गति बढ़ जाएगी और वह विलंब से दूर झुक जाएगी। जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण व आनुवंशिकता दोनों। जीन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण एवं आनुवंशिकता जो है वो दोनों नियंत्रण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कारण को DNA बनता है और DNA से RNA, और RNA जो है वो क्या है, वो एमिनो एसिड। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन्स। क्या होता है, प्रोटीन्स। जीन गुणसूत्रों पर स्थित रहता है। जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला है यदि किसी आयतन का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 2 × L + B बराबर जो है वो 50 है और L + B बराबर कितना है, 25 है। तो LB बराबर निकल जाएगा कितना, 150
जहाँ से एल बराबर आ जाएगा 15 और बी बराबर आ जाएगा 10 इकाई। आंसर हो जाएगा सबसे छोटी, वो होगा ए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दशमलव के 2 स्थान तक हमें ज्ञात करना है। तो आर बराबर जो होता है n-1/t गुना 100 और 2 - 1/13 गुना 100 बराबर होगा 7.69%। 69% हो जाएगा, 7.69% आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 3 के पावर 50 प्लस 9 के पावर 26 प्लस 27 के पावर 18 प्लस 9 के पावर 28 प्लस 9 के पावर 29 निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य हो जाएगा। तो इसे विभाज्य करने के लिए पहले इसे पूरे तरह के तोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 50 प्लस 3 के पावर ये क्या हो जाएगा 26 दूना 52, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। प्लस ये 27 को के पावर 3 के पावर 3 आइए 18 से गुना होगा तो 18 × 54 प्लस ये 3 के पावर जो होगा वो 54 हो जाएगा। और इससे लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर के 28 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 यानी 3 के पावर 56 प्लस इसे लिख सकते हैं कितना, तो 3 के पावर 29 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 58, 3 के पावर 58। अगर हम सभी को 3/50 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के 4 प्लस 3 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 8 बचेगा। 3 के 50 को हम कॉमन ही रखते हैं। उसके बाद इसे क्या करते हैं 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 729 प्लस 6561 लिख देते हैं। 3 के पावर 8 बराबर 6561 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर 50 गुना 7381। 7381 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 50 गुना 11 गुना 671। तो अतः 11 से यह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 गुना 103 का मान क्या होगा। तो 97 गुना 103 का मान सॉल्व कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 9991। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती जो है वो क्या होगा। ये इसे सोल्व करते हैं। √AB बराबर सी है, तो AB बराबर क्या होगा सी स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी के समान मध्यानुपाती क्या होगा √A स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये गुना में होगा ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके बाद सी स्क्वायर √ में यानी ABC। और AB बराबर क्या निकाले हैं सी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर सी यानी CQ। आंसर होगा ए। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। आंसर हो जाएगा डी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला राव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्य की साक्षरता दर जो है वो दूसरी सबसे कम है। अगर हम भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है, जिसमें पुरुष 82.14% और महिला 65.46% है। यह था RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।